फिल्म की शुरुआत होती है बर्फ से ढके इलाके में, जहां रशियन सोल्जर्स कुछ खतरनाक कैदियों को जेल ले जा रहे होते हैं। उन्हीं कैदियों के बीच एक आदमी चुपचाप बैठा होता है। यही आदमी आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला होता है। उसका नाम है क्रेवन। क्रेवन जेल में एक रात बिताता है। अगले ही दिन कुछ कैदी उससे उलझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेवन भी आम इंसान है, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्रेवन उन सबको इतनी बुरी तरह पीट देता है, पूरा जेल हिल जाता है। हालात बिगड़ते देख क्रेवन को सार्जेंट के सामने ले जाया जाता है। सार्जेंट उससे पूछता है, तुम कौन हो और पहले क्या करते थे? क्रेवन अजीब से ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मैं हंटर हूँ और तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। इतना कहते ही क्रेवन सार्जेंट पर हमला कर देता है। वो उसे उठाकर जमीन पर पटकता है, उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद क्रेवन पूरी जेल को चकमा देकर बाहर निकल जाता है। भागते हुए उसके अंदाज से साफ दिखता है कि क्रेवन के अंदर कुछ अलग ही ताकत है। वो इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है, चीते की तरह तेज दौड़ता है और दीवारों पर ऐसे चढ़ता है जैसे ये उसका रोज का काम हो। कुछ ही मिनटों में वो किसी के हाथ आए बिना वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते क्रेवन एक खतरनाक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। उसी तूफान के बीच एक भेड़िया उसके सामने आ जाता है जो उसे मार सकता था, लेकिन क्रेवन उसकी आंखों में गहराई से देखता है। अजीब बात ये होती है कि भेड़िया बिना हमला किए पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद क्रेवन अपने प्राइवेट जेट में बैठता है और किसी को रिपोर्ट करता है कि मिशन पूरा हो चुका है और सार्जेंट मर चुका है। यहीं से साफ हो जाता है कि क्रेवन कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर इस जेल में अपने मिशन के लिए आया था। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है। हमें क्रेवन और उसके भाई की पुरानी जिंदगी दिखाई जाती है। एक दिन उनके पिता निकोलाई अचानक उन्हें मिलने बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनकी मां ने सुसाइड कर लिया है। ये खबर दोनों को अंदर तक तोड़ देती है। दोनों को लगता है कि अब वो अपनी मां के फ्यूनरल में जाएंगे, लेकिन निकोलाई इतना बेरहम होता है कि वो उन्हें जंगल में हंटिंग के लिए ले जाता है। जब क्रैब और उसका भाई इस बारे में सवाल करते हैं तो निकोलाई कहता है कि फ्यूनरल सिर्फ उन्हीं का होता है जिनकी मौत हादसे से होती है, आत्महत्या करने वालों का नहीं। निकोलाई एक गैंगस्टर और ड्रग डीलर होता है। वो चाहता है कि उसके बेटे भी उसी की तरह निर्दयी और ताकतवर बने। वो उन्हें हंटिंग सिखाना चाहता है ताकि वो दुनिया के सबसे खतरनाक हंटर्स बन सकें। जानवरों को मारकर उनकी खाल और सींग स्मगल करना उसका धंधा होता है, लेकिन क्रेवन और उसका भाई ये सब पसंद नहीं करते। आखिरकार पिता की बात मानकर दोनों हंटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जंगल में वही शेर उनके सामने आ जाता है जिसका शिकार करने वो आए होते हैं। क्रेवन बिल्कुल नहीं डरता। वो बंदूक उठाकर शेर की आंखों में देखने लगता है। कुछ पलों के लिए शेर भी शांत हो जाता है। क्रेवन चाहता तो उसी वक्त शेर को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे शेर को मारने का मन नहीं होता। तभी पीछे से निकोलाई गोली चला देता है। गोली लगते ही शेर गुस्से में आ जाता है और सीधे क्रेवन पर हमला कर देता है। शेर क्रेवन को पकड़कर दूर तक घसीटता है। निकोलाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन शेर रुकता नहीं। आखिरकार शेर क्रेवन को एक जगह फेंक देता है और चला जाता है। उसी वक्त जंगल में घूमने आई एक रहस्यमयी लड़की क्रेवन को घायल हालत में देख लेती है। वो उसके मुंह में किसी खास सीरम की कुछ बूंदें डाल देती है। कुछ ही पलों में क्रेवन के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी ताकत बढ़ने लगती है और उसका शरीर खुद को हील करने लगता है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और क्रेवन को हॉस्पिटल ले जाती है। जाते समय वो लड़की चुपचाप क्रेवन के हाथ में एक छोटा सा कार्ड रख देती है। हॉस्पिटल में क्रेवन की हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर तक कर देते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद ही सबके सामने क्रेवन अचानक जिंदा हो जाता है। होश में आते ही वो अपने हाथ में उस कार्ड को देखता है। उसी समय निकोलाई और क्रेवन का भाई भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसका भाई क्रेवन को जिंदा देखकर बेहद खुश होता है। क्रेवन जिंदा तो हो जाता है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। फिर भी निकोलाई उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से घर ले आता है। घर पर निकोलाई क्रेवन को एक सरप्राइज दिखाता है। वो वही शेर होता है मरा हुआ जिसने क्रेवन पर हमला किया था। ये देखकर क्रेवन का दिल टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता से कहता है कि उन्हें शेर को नहीं मारना चाहिए था। इस बात पर निकोलाई और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्रेवन को अपने से दूर कर देता है। क्रेवन अपने कमरे में जाता है, सामान पैक करता है और वो कार्ड भी साथ रख लेता है। उसी रात वो घर छोड़कर चला जाता है। क्रेवन का भाई उसे जाते हुए देखता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन रुकता नहीं। क्रेवन उस जगह पहुंचता है जहां उसकी माँ उसे बचपन में लाया करती थी। जंगल में पहुंचते ही उसके सामने कई बैल दौड़ते हुए आ जाते हैं। क्रेवन डरकर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कोई भी बैल उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि एक बैल उसके सामने खड़ा होकर उसे बचा रहा। क्रेवन आगे बढ़ता है और उस खूबसूरत जगह पर पहुंचता है जहां वो रहने लगा है। वो जंगल को अपना घर और जानवरों को अपना परिवार बना लेता है। एक दिन वो देखता है कि एक हिरण भाग रहा है। क्रेवन भी उसके पीछे उसी की तरह दौड़ने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके अंदर अब जानवरों जैसी ताकत आ चुकी है। वो हिरण की तरह तेज दौड़ सकता है, शेर जितनी ताकत रखता है और बंदरों की तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर छलांग लगा सकता है। उसे ये सब करते हुए अजीब सा सुकून मिलता है। एक दिन क्रेवन देखता है कि जंगल में दो हंटर्स आए हैं और उन्होंने जानवरों को बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है। वो हंटर्स के पास जाता है और कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हंटर्स उसकी बात नहीं समझते और उल्टा उस पर बंदूक तान देते हैं। यही वो पल होता है जब क्रेवन पूरी तरह बदल जाता है। वो उन दोनों हंटर्स पर हमला करता है और उन्हें इतनी बेरहमी से मार देता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसी दिन क्रेवन फैसला करता है कि अब वो किसी भी हंटर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सीन कट होकर कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं क्रेवन जो अब खुले मैदान में कुछ लोगों को भैंसों का शिकार करते हुए देखता है। ये लोग जानवरों को ट्रकों में भरकर ले जा रहे होते हैं। ये नजारा देखकर क्रेवन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उनका लीडर क्रेवन को धमकाता है और कहता है कि रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें कुचल देंगे, लेकिन क्रेवन उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो लोग गाड़ियां स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं और तभी क्रेवन चलती गाड़ियों के अंदर कूद जाता है। गाड़ियों के बीच ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रेवन कई जानवरों को बचा लेता है, लेकिन वो लीडर की गाड़ी को नहीं रोक पाता। हालांकि जाने से पहले वो गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और वही लीडर अपने ऑफिस में अपने बॉस से मिलने आता है। वो अपने अच्छे काम की रिपोर्ट देने आया होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने उसका बॉस नहीं बल्कि क्रेवन खड़ा होता है। वो आदमी हैरान रह जाता है कि क्रेवन उससे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया। सच्चाई ये होती है कि क्रेवन न सिर्फ पहले पहुंच चुका था बल्कि आते ही उसने उसके बॉस को भी मार दिया था। क्रेवन उससे शांत आवाज में पूछता है कि तुम्हें कैसे मारा जाए। फिर वो अपनी डायरी निकालता है और देखता है कि उसका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। डायरी में वो सभी बुरे लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें क्रेवन मारना चाहता है। जैसे ही क्रेवन उस आदमी का नाम डायरी से काटता है, वो गन उठाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो बड़ी बेरहमी से कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाजे पर दोनों लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं। कुछ साल बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने बचपन में क्रेवन की जान बचाई थी। अब वो बड़ी हो चुकी है और एक जानी मानी लॉयर बन चुकी है। उसे रोज थ्रेट्स मिलती हैं और उसके कई दुश्मन भी बन चुके होते हैं। एक दिन वो अपनी दोस्त की फ्यूनरल में होती है। वहीं क्रेवन उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने उसकी दोस्त के कातिल को मार दिया है। क्रेवन बताता है कि उसने उस रशियन सार्जेंट को मारा है जिसने उसकी दोस्त का रेप करके उसे मार दिया था। ये सुनकर वो लड़की सन्न रह जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि क्रेवन सच बोल रहा है। घर जाकर वो रिसर्च करती है और पता चलता है कि सच में एक हंटर नाम के किसी इंसान ने उस कातिल को मार दिया है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो हंटर कोई और नहीं बल्कि क्रेवन ही है। क्रेवन उसे वो कार्ड भी दिखाता है जो उसने बचपन में उसके हाथ में रखा था। ये देखकर वो लड़की भावुक हो जाती है कि क्रेवन ने उसे इतने सालों तक याद रखा। वो क्रेवन से कहती है कि वो जान चुकी है कि वही हंटर है जो माफियाओं को मार रहा है, लेकिन उसकी नजर में क्रेवन भी एक क्रिमिनल है क्योंकि वो भी मर्डर कर रहा है। क्रेवन जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेवन अपनी डायरी निकालकर उसे देता है और कहता है कि कानून अपराधियों को छोड़ देता है, लेकिन वो चाहता है कि वो लड़की उन सभी अपराधियों के नाम इस डायरी में लिख दे ताकि वो उन्हें इस दुनिया से खत्म कर सके। चाहकर भी वो लड़की उस डायरी को पकड़ लेती है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है राइनो नाम के एक खतरनाक माफिया की। वो हर तरह के गैर कानूनी काम में शामिल होता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है। हालांकि उसे दुश्मन की मौत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सोचता है कि जिसने ये काम किया है उससे हाथ मिलाना जरूरी है, वरना वो इंसान एक दिन उसके लिए भी खतरा बन सकता है। साथ ही राइनो अपने दुश्मन का पूरा बिजनेस भी टेक ओवर करना चाहता है। जब राइनो अपने दुश्मन के आदमियों से मिलने जाता है तो गुस्से में वो उसे गोलियों से भून देते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि राइनो को कुछ भी नहीं होता। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो चुका होता है। दरअसल राइनो ने अपने अंदर एक अजीब सीरम इंजेक्ट किया होता है। तभी उसके छुपे हुए स्नाइपर्स मौका देखकर सबको मार डालते हैं। सिर्फ मॉरिस नाम का एक आदमी जिंदा बचता है जो डर के मारे राइनो के साथ हाथ मिला लेता है। इसी दौरान निकोलाई यानी क्रेवन का पिता मॉरिस को बिजनेस डील के लिए बुलाता है, लेकिन मॉरिस असल में राइनो के कहने पर निकोलाई को मारने आया होता है। उसके इशारे पर उसके आदमी हमला कर देते हैं, लेकिन निकोलाई उन्हें सबको मार देता है। ये खबर सुनकर राइनो गुस्से से पागल हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके दुश्मनों को मारने वाला इंसान कौन है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो अब एक बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेवन छतों पर कूदता हुआ अपने भाई के पास पहुंचता है क्योंकि उसके भाई का बर्थडे होता है। दोनों क्लब में सेलिब्रेशन करते हैं। वहीं उनके पिता भी आ जाते हैं और क्रेवन को समझाते हैं कि वो फैमिली से दूर क्यों चला गया है, लेकिन क्रेवन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। सेलिब्रेशन के बाद क्रेवन अपने भाई को घर छोड़ने आता है क्योंकि वो बहुत नशे में होता है। क्रेवन जाने ही वाला होता है कि उसका भाई उसे रोक लेता है और उसे वहीं रुकने के लिए मना लेता है। क्रेवन सोफा पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल में रहने का आदी होने की वजह से उसे नींद नहीं आती। वो बाहर गार्डन में जाकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने भाई को जगाने जाता है, लेकिन कमरे में उसका भाई नहीं होता। बेड पर खून के निशान होते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि कोई उसके भाई को किडनैप करके ले गया है। क्रेवन तुरंत बाहर निकलता है। उसकी नजर किडनैपर्स पर पड़ जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे कूदकर उनके पीछे दौड़ता है। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, उस पर चढ़कर विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। वो विंडो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन झटके से नीचे गिर जाता है। किडनैपर्स गाड़ी भगा ले जाते हैं। आगे जाकर वो उसके भाई को हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाते हैं। क्रेवन पास पड़ी एक रस्सी की सीढ़ी उठाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज रफ्तार उसकी कोशिश नाकाम कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। पानी से निकलकर परेशान क्रेवन सीधे उस लॉयर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके भाई को किडनैप कर लिया गया है। वो उससे मदद मांगता है ताकि वो पता लगा सके कि उसके भाई को कौन और क्यों ले गया है। अब सवाल ये था कि क्रेवन के भाई को आखिर किसने किडनैप करवाया। लॉयर अपनी सीक्रेट सोर्सेज का इस्तेमाल करती है और क्रेवन को बता देती है कि इस वक्त उसका भाई कहाँ रखा गया है। क्रेवन पहले ही अपने पिता निकोलाई के कॉन्टैक्ट से जान चुका होता है कि उसके भाई को माफियाज ने पैसों के लिए अगवा किया है। वो अपने पिता से कहता है कि अगर बात सिर्फ पैसों की है तो उन्हें दे क्यों नहीं देते, लेकिन निकोलाई ठंडे दिल से जवाब देता है कि अगर उसने पैसे दे दिए तो लोग उसे कमजोर समझेंगे और वो किसी भी हालत में खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता, चाहे इसमें उसका बेटा ही क्यों न मारा जाए। ये सुनते ही क्रेवन का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके भाई की जान सिर्फ वही बचा सकता है। उसी दौरान एक आदमी आकर लॉयर को किडनैपर्स की पूरी जानकारी देता है, यहाँ तक कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता है। लॉयर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सच्चाई सामने आ जाती है। वही आदमी जाकर राइनो के एक आदमी से मिलता है। यही रिवील होता है कि किडनैपर्स असल में किसी और के नहीं बल्कि राइनो के ही लोग हैं। राइनो जानबूझकर सारी इंफॉर्मेशन क्रेवन तक पहुंचा रहा था ताकि वो उसे ट्रैप में फंसा सके। राइनो की योजना के मुताबिक लॉयर क्रेवन को किडनैपर्स की लोकेशन बता देती है। क्रेवन बिना वक्त गंवाए अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, गार्ड्स से उसकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड्स के पास गन्स होती हैं, लेकिन फिर भी क्रेवन एक साथ दो गार्ड्स को आसानी से मार देता है। वो उनकी स्नाइपर उठा लेता है और रास्ते
रास्ता साफ करता हुआ उस कमरे तक पहुंचता है जहां उसका भाई कैद होता है। लेकिन भाई को छुड़ाने से पहले ही उसे वहां के लीडर से लड़ना पड़ता है। लड़ते लड़ते वो खिड़की के पास पहुंचते हैं और तभी क्रेवन को एहसास हो जाता है कि ये सब एक ट्रैप है। अगले ही पल खिड़की टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही ऊपर से भारी भरकम पत्थर उन पर गिरा दिए जाते हैं। राइनो को लगता है कि क्रेवन मर चुका है। वो जोर जोर से हंसता है, क्रेवन के भाई को छोड़ देता है और उसे सच्चाई बता देता है कि क्रेवन ही असली हंटर है जो माफियाज और बुरे लोगों को चुन चुनकर मार रहा है। कुछ लोग नीचे जाकर चेक करते हैं कि क्रेवन जिंदा है या नहीं, और हैरानी की बात ये होती है कि क्रेवन अब भी जिंदा होता है। उसकी पावर्स ही उसे बचा लेती हैं। क्रेवन उन दोनों आदमियों को मार देता है, उनकी गन उठाता है और बाहर निकल आता है। रास्ते में वो लॉयर को कॉल करके बताता है कि ये सब माफियाज का बिछाया हुआ ट्रैप था और अब माफिया तुम्हारे पीछे भी पड़ सकती है, इसलिए तुरंत वहां से निकल जाओ। लॉयर फौरन अपना ऑफिस छोड़ देती है और एयरक्राफ्ट के जरिए क्रेवन के बताए सेफ जंगल एरिया में पहुंच जाती है। ये वही जंगल होता है जहां क्रेवन रहता है। रास्ते में अचानक झाड़ियों से एक चीता निकलकर क्रेवन पर हमला कर देता है, लेकिन क्रेवन उससे ऐसे लड़ता है जैसे वो खुद भी एक जंगली जानवर हो। उसकी ताकत और हिम्मत देखकर चीता डर कर भाग जाता है। लॉयर ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ राइनो को खबर मिलती है कि क्रेवन जिंदा है और बच निकला है। वो अपने स्पाइस को उसकी लोकेशन ढूंढने भेज देता है। एक स्पाई आकर राइनो को एक खास जंगल का पुल दिखाता है जो उसी जगह मिला होता है जहां क्रेवन को पत्थरों के नीचे दबाया गया था। वो बताता है कि ये पुल सिर्फ खास जंगलों में होता है। इसका मतलब साफ होता है कि क्रेवन वहीं छुपा है। अब माफियाज को क्रेवन की लोकेशन मिल चुकी होती है। जंगल में क्रेवन लॉयर से पूछता है कि बचपन में जो मेडिसिन उसने पिलाई थी क्या वो अब भी मौजूद है। वो बहुत ताकतवर थी और आज उसे फिर से उसकी जरूरत है। लॉयर पहले मना कर देती है और कहती है कि वो सीरम उसकी ग्रैंडमदर ने जड़ी बूटियों से बनाया था और अब वो जिंदा नहीं है। उसी समय राइनो के आदमी जंगल में पहुंच जाते हैं और चारों तरफ फैलकर क्रेवन को ढूंढने लगते हैं। क्रेवन को पहले से अंदाजा होता है कि माफिया जरूर आएंगे। अचानक हमला शुरू हो जाता है। गोलियों और चीखों की आवाज से राइनो समझ जाता है कि क्रेवन सामने आ चुका है। यही रिवील होता है कि राइनो के साथ आया स्पाई असल में एक जादूगर है। वो अपने मैजिक ट्रिक से क्रेवन को बार बार धोखा देता है और मौका पाकर एक जहरीला इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। क्रेवन जमीन पर गिर जाता है, लगभग मरने ही वाला होता है। जादूगर उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी गोली चलती है। लॉयर पीछे से आकर उस जादूगर को मार देती है। क्रेवन आखिरी सांसें ले रहा होता है, तभी लॉयर उसे वही सीरम पिला देती है जो उसकी ग्रैंडमदर ने बनाया था। यानी उसने पहले झूठ बोला था, सीरम उसके पास था। सीरम पीते ही क्रेवन होश में आ जाता है। उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो फिर से पूरी तरह ताकतवर हो जाता है। दूसरी तरफ राइनो को झूठी खबर मिलती है कि क्रेवन मर चुका है। वो खुश होकर अपने लोगों के साथ जंगल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने भैंसों का एक विशाल झुंड आ जाता है। राइनो तुरंत अपने शरीर में सीरम इंजेक्ट करता है और पत्थर जैसा सख्त बन जाता है। भैंसें गाड़ियों को पलट देती हैं और कई माफिया मारे जाते हैं। इसी वक्त क्रेवन की एंट्री होती है। राइनो उसे देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। क्रेवन बिना डरे उस पर हमला करता है, लेकिन साफ होता है कि इस वक्त राइनो ताकत में ज्यादा है। तभी क्रेवन समझ जाता है कि अब ताकत से नहीं दिमाग से लड़ना होगा। वो एक रॉड से राइनो के उसी हिस्से पर वार करता है जहां वो सीरम इंजेक्ट करता है। राइनो कमजोर पड़ जाता है। क्रेवन उसे रस्सियों से बांध देता है और उन रस्सियों को भागती हुई भैंसों के सींगों से बांध देता है। भैंसें पागलों की तरह दौड़ती हैं और राइनो को घसीटते हुए ले जाती थी। राइनो अब लगभग मरने ही वाला था, लेकिन क्रेवन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो बंदूक उठाकर उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी उसका भाई बीच में आकर उसे रोक लेता है। तभी क्रेवन राइनो से आखिरी सवाल पूछता है, बताओ वो कौन था जिसने मेरी वीडियो तुम तक पहुंचाई? किसने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया? ये सुनकर राइनो जोर से हंस पड़ता है और कहता है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? वो तुम्हारे अपने पिता थे, उन्हीं ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। ये सुनते ही क्रेवन अंदर से टूट जाता है। सच जानने के लिए क्रेवन सीधे अपने पिता निकोलाई के पास जाता है। निकोलाई साफ साफ कबूल करता है कि उसे पहले से पता था कि क्रेवन माफियाज और अपराधियों को मार रहा है। वो बताता है कि उसके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन राइनो था। ना वो उसे हरा पा रहा था, ना दोस्ती का हाथ बढ़ा पा रहा था। एक दिन राइनो ने उसके ही एक साथी को मरवा दिया और उसका पूरा बिजनेस छीन लिया, जबकि वो बिजनेस असल में निकोलाई का होना चाहिए था। निकोलाई मानता है कि उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि राइनो से बदला लेना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर राइनो को क्रेवन के खिलाफ भड़का दिया। उसे यकीन था कि जब राइनो क्रेवन और उसके भाई पर हमला करेगा तो क्रेवन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। इस तरह क्रेवन अनजाने में अपने पिता के प्लान का हिस्सा बन गया और निकोलाई के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब निकोलाई एक बार फिर ताकतवर माफिया बनने जा रहा था, लेकिन ये बात क्रेवन को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो तो पहले ही बुरे लोगों को चुन चुन कर मार रहा था, तो क्या वो अपने पिता के लिए इंसाफ नहीं करेगा? अपने पिता की सारी बातें सुनने के बाद क्रेवन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके कुछ ही देर बाद एक भेड़िया निकोलाई पर हमला कर देता है। ये हमला क्रेवन के ही इशारे पर होता है और क्रेवन अपने पिता को बचाने नहीं आता, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता का भी यही अंजाम होना चाहिए। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्रेवन को उसके भाई के साथ खुश देखा जाता है। अब वो दोनों एक शांत जिंदगी जी रहे होते हैं। माफिया खत्म हो चुके होते हैं, इसलिए क्रेवन ने शिकार करना भी छोड़ दिया होता है। दोनों भाइयों को साथ खुश दिखाते हुए यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।